नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल स्टडी लाइव विद रौनक पर। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और बहुत ही बेहतरीन तरीके से अपने एग्जाम के प्रिपरेशन में लगे होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना ज़्यादा समय गवाए अपनी 8 नंबर की क्लास को। रेलवे ग्रुप डी, एनटीपीसी, जीके, जीएस, पीवाईक्यू सीरीज़ है ये और ये आज की आपकी 8 क्लास है। बाकी की जो 7 क्लासेस हैं वो चैनल पर पड़ी हैं, जिसने अभी तक देखी नहीं है वो जाके देख सकता है। सभी पीवाईक्यू क्वेश्चंस हैं और सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और आज का पहला क्वेश्चन है। स्टार्ट करने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है, चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। तो पहला क्वेश्चन है आपसे, हड़प्पा काल का कौन-सा नगर 3 भागों में विभाजित था? ठीक है, पहला प्रश्न आपसे पूछा गया है, हड़प्पा काल का कौन-सा नगर था जिसे 3 भागों में विभाजित किया गया था? पहला है लोथल, बी मोहनजोदड़ो, सी कालीबंगा या डी है धौलावीरा। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, धौलावीरा। हड़प्पा काल का धौलावीरा शहर 3 भागों में बटा था। यह कहाँ पर है? कच्छ के रण में स्थित है, ठीक है? और ये 3 भागों में कौन से वो 3 भाग थे? एक था आपका दुर्ग, दूसरा था आपका मध्य शहर और तीसरा था आपका निचला शहर। इन 3 भागों में विभाजित किया गया था हड़प्पा काल का धौलावीरा को, ठीक है? चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला है प्रश्न नंबर 2 पूछा जा रहा है, वेदों के गद्य प्रकरण क्या कहलाते थे? संहिता, ब्राह्मण, आर्यक या उपनिषद? वेदों के गद्य वाले भाग को ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, आर्यक कहा जाता था। क्या कहा जाता था? आर्यंकन कहा जाता था वेदों के गद्य प्रकरण, ठीक है? ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी आपका राइट हो जाएगा। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला है, किस राज्य में ड्री त्योहार मनाया जाता है? ऑप्शन ए बी सी डी। किस राज्य में ड्री त्योहार मनाया जाता है? ऑप्शन ए है त्रिपुरा, बी अरुणाचल प्रदेश, सी कर्नाटक या डी ओडिशा। तो अरुणाचल प्रदेश आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अरुणाचल प्रदेश में ड्री उत्सव मनाया जाता है, यानी ड्री त्योहार मनाया जाता है। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला है, निम्नलिखित में किसे लोक नायक के रूप में जाना जाता था? सी एफ एंड्रयूज, जयप्रकाश नारायण, चित्तरंजन दास या आशुतोष मुखर्जी? ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा, जयप्रकाश नारायण को लोक नायक के रूप में जाना जाता था। किसे लोक नायक के रूप में जाना जाता था? जयप्रकाश नारायण को। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला है, चींटियों के अध्ययन को क्या कहते हैं? मार्मिकोलॉजी, हर्पेटोलॉजी, निमेटोलॉजी या नीडोलॉजी? तो चींटियों को अध्ययन आपका ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, मर्मिकोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है? मर्मिकोलॉजी चींटियों का अध्ययन कहलाता है। अगला प्रश्न आने वाला है, उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में स्थित बरनावा का किला किस काल में बनवाया गया था? ऑप्शन ए मुगल काल, बी महाभारत काल, सी रामायण काल या डी मौर्य काल? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में स्थित जो बरनावा का किला है ये बनवाया गया था। आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? महाभारत काल। महाभारत काल का है ये किला, बरनावा का किला, ठीक है? ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी आपका राइट है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। बहलोल लोदी ने उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर अधिकार जमाया था या अधिकार किया था? कालीचर, जौनपुर, मथुरा या आगरा? ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा यहाँ पे बताइए? बहलोल लोदी ने उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर अपना अधिकार किया था? ऑप्शन ए है आपका कालीचर, बी जौनपुर, सी मथुरा या डी आगरा? बहलोल लोदी, बहलोल खान लोदी जो था ये लोदी वंश के प्रथम सुल्तान थे और सैयद वंश के अंतिम शासक को इन्होंने क्या किया था? पदच्युत किया था। और इनका जो किला है वो कहाँ था? इनका जो किला था वो दिल्ली में है और इन्होंने उत्तर प्रदेश के जौनपुर में अपना अधिकार जमाया था। जी, चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला है यहाँ पे क्या पूछ रहा है, उत्तर प्रदेश के प्रयागराज स्तंभ लेख को सर्वप्रथम किसने पढ़ा? उत्तर प्रदेश के प्रयागराज स्तंभ लेख को सर्वप्रथम किसने पढ़ा? ऑप्शन ए है जेम्स फिनेट, जेम्स प्रिंसेप, अल्बरूनी या जहांगीर? सबसे पहले पढ़ने वाला कौन था? उत्तर प्रदेश के प्रयागराज, जिससे क्या बोला जाता है? जिसे इलाहाबाद का स्तंभ लेख भी बोला जाता है। तो यहाँ पे पूछा है सबसे पहले उसे किसने पढ़ा था? ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा, जेम्स प्रिंसेप। जेम्स प्रिंसेप द्वारा सबसे पहले प्रस्तुत किया गया था, पढ़ा गया था। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला है यहाँ पे प्रश्न नंबर 9 क्या पूछ रहा है, संगीत शिक्षा हेतु उत्तर प्रदेश में जो प्रथम संगीत महाविद्यालय स्थापित हुआ वह कौन सा था? संगीत नाटक अकादमी, भारत खंडी हिंदुस्तानी संगीत महाविद्यालय, ललित कला अकादमी, भारतेंदु नाट्य अकादमी? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भारत खंडे हिंदुस्तानी संगीत महाविद्यालय, जो कि कहाँ पर है? इसकी स्थापना 1926 में हुई थी। उत्तर प्रदेश में है ये भारत खंडे हिंदुस्तानी संगीत महाविद्यालय, उत्तर प्रदेश के लखनऊ में स्थित है। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला है,
लोक नृत्य राहुला का संबंध उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में किस एक क्षेत्र से है? तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट हो जाएगा, बुंदेलखंड क्षेत्र से। नेक्स्ट रहने वाला है, विश्व की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन है? विश्व की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी? एस भंडार नायके लंका, इंदिरा गांधी भारत, बेनजीर भुट्टो पाकिस्तान या गोल्ड मीरा इजराइल। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा, विश्व की पहली महिला प्रधानमंत्री जो थी वो एस भंडार नायके थी, श्रीलंका की। इनका पूरा नाम है सिरिमावो भंडार नायके। 1960 में इन्हें श्रीलंका का प्रधानमंत्री बनाया गया था। तो सिरिमावो भंडार नायके दुनिया की पहली महिला प्रधानमंत्री थी। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला है आपका प्रश्न नंबर 12, विश्व गौरैया दिवस कब मनाया जाता है? 18 मार्च, 20 मार्च, 19 मार्च या 22 मार्च। तो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, वर्ल्ड स्पैरो डे या विश्व गौरैया दिवस जो है वो 20 मार्च को मनाया जाता है। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला है, स्वेज नहर किस देश में स्थित है? वीडियो को लास्ट तक देखना है, सभी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, और लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। तो स्वेज नहर की बात करें, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा, मिस्र में स्थित है। कहाँ पर? मिस्र में स्थित है। एक इससे जुड़ा एक क्वेश्चन और बनता है, स्वेज नहर का क्या कार्य है? तो भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है। भूमध्य सागर, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, प्लस लाल सागर, भूमध्य सागर को लाल सागर से क्या करती है? जोड़ती है। स्वेज नहर है कहाँ पर? ये मिस्र की नहर है। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला है, एनसीसी डे कब मनाया जाता है? यानी नेशनल कैडेट कोर डे कब मनाया जाता है? तो ये हर साल मनाया जाता है नवंबर महीने के आखिरी रविवार को। ठीक है, ठीक है, ये जब पड़ जाए, और 23 नवंबर के आसपास इस बार ये पड़ा, पिछले साल पड़ा था, इसीलिए यहाँ पे ये 23 नवंबर है। वैसे रविवार के चौथे हफ्ते को मनाया जाता है। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला है, भारत में प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी था? महमूद गजनवी, कुतुबुद्दीन ऐबक, महमूद बिन कासिम या महमूद गौरी। तो महमूद बिन कासिम आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? महमूद बिन कासिम यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा, जो कि भारत का पहला मुस्लिम आक्रमणकारी हुआ था। ठीक है, चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला है, शिवाजी के प्रशासन में पेशवा किसे कहा जाता था? रक्षा मंत्री, धार्मिक मामलों का मंत्री, प्रधानमंत्री या न्याय मंत्री। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा, शिवाजी के शासन में जो प्रधानमंत्री होते थे उन्हें पेशवा कहा जाता था। अगला प्रश्न रहने वाला है, प्रश्न नंबर 17, जर्मनी का एकीकरण कब हुआ? 1849, 1819, 1870 या 1871। तो ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, 1871 में जर्मनी का एकीकरण हुआ। नेक्स्ट रहने वाला है, वियना सम्मेलन कब हुआ था? 1950, 1820, 1850 या 1920। तो वियना सम्मेलन जो था वो 1814 से 1815 ईस्वी के मध्य हुआ, जिसे वियना का भी कहा जाता है। इसका उद्देश्य नेपोलियन युद्धों के यूरोप में एक नई व्यवस्था को शामिल करना था। नेपोलियन युद्धों से संबंधित था ये वियना सम्मेलन, जो कि 1815 ईस्वी में हुआ था। अगला प्रश्न है, भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर कौन सा था? सिंध, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो या पंजाब। तो भारत में खोजा गया सबसे पहला और पुराना शहर हड़प्पा था। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, दयाराम साहनी द्वारा खोज की गई थी। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण इनमें से किसकी उपासना था? पशुपति, प्रकृति, माता, त्रिमूर्ति। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, प्रकृति के विभिन्न देवताएं जो थे। वैदिक धर्म का प्रमुख लक्षण की बात करें तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, प्रकृति के जितने भी देवता हैं, इंद्र हो गए, वरुण हो गए, सूर्य, अग्नि, ये सब। ठीक है, चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला है, सुल्व सूत्र किस विषय से संबंधित पुस्तक है? गणित, संस्कृत, ज्योतिष या ज्यामितीय। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ज्यामितीय। सुल्व सूत्र जो था ये ज्यामिति से जुड़ा क्या था? संबंधित पुस्तक थी सुल्व सूत्र। ठीक है जी। सुल्व का मतलब होता है नापना, रस्सी या डोरी, और ये किससे? ज्यामिति से संबंधित पुस्तक थी। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका डी राइट हो जाएगा। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। त्रिपिटक धर्म ग्रंथ है बौद्धों का, हिंदुओं का, सिखों का या जैनों का? तो ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, त्रिपिटक धर्म ग्रंथ है ये बौद्धों का धर्म ग्रंथ है। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कण्व वंश का संस्थापक कौन था? नारायण, सुशर्मा, वासुदेव या भूमिमित्र। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, वासुदेव। कण्व जो थे वो कण्व वंश के संस्थापक थे। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला है, किस चीनी जर्नल ने कनिष्क को हराया था? पानियन, पेंचाओ, होटी या सुहांगटी। यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पांचाओ। पांचाओ जर्नल था, चीनी जर्नल पांचाओ ने कनिष्क को हराया था। कुषाण वंश के शासक थे कनिष्क, इन्हें हराया गया था चीनी जर्नल पांचाओ के द्वारा। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला है,
भारत का संविधान लागू होने तक स्वतंत्रता के पश्चात इसका शासन किसके अंतर्गत चलाया गया था? तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी 1935 के भारत सरकार अधिनियम के अनुसार। जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 26। भारत में सचिव का पद किसके द्वारा निर्मित किया गया था? ऑप्शन नंबर है भारत सरकार अधिनियम 1858, मार्ले मिंटो सुधार 99, भारतीय परिषद अधिनियम 1861 या डी है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा भारत में सचिव का पद जो है ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, भारत सरकार अधिनियम 1858 के द्वारा निर्मित किया गया था। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला है भारत के नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है? ऑप्शन ए प्रधानमंत्री, बी लोकसभा, सी राष्ट्रपति और डी वित्त मंत्री। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा सी ए जी कैग, यानी भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक की नियुक्ति जो है वो भारत के राष्ट्रपति द्वारा किए जाता है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन रहने वाला है प्रश्न नंबर 28। संविधान के किस अनुच्छेद के आधार पर राष्ट्रपति देश में वित्तीय आपात की घोषणा करता है? अनुच्छेद 355, अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 356 या अनुच्छेद 360। तो वित्तीय आपातकाल की घोषणा जो है ये ऑप्शन नंबर डी रहेगा, अनुच्छेद 360 के अनुसार की जाती है। ठीक है, अनुच्छेद 360 में वित्तीय आपातकाल की घोषणा की जाती है किसके द्वारा? भारतीय राष्ट्रपति के द्वारा। अगला प्रश्न आने वाला है भारतीय संघ की आधिकारिक भाषा के रूप में संविधान द्वारा किसे मान्यता प्राप्त है? पहला ऑप्शन है हिंदी, बी 8वीं अनुसूची में वर्णित भाषाओं में से एक, संस्कृत या अंग्रेजी। तो यहाँ पे आधिकारिक भाषा की बात कहें तो भारतीय संविधान में आधिकारिक भाषा जो है वो हिंदी को मान्यता प्राप्त है अनुच्छेद 343 के तहत। ठीक है, हिंदी को राजभाषा माना गया है। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला है आप 30 क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट हो गए हैं। केंद्र और राज्यों के बीच वैधानिक शक्तियों का बंटवारा किस अनुसूची में दिया गया है? 8वीं, 5वीं, 6वीं या 7वीं। तो यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, केंद्र व राज्यों के बीच जो शक्तियों का बंटवारा है ये अनुच्छेद 7वीं अनुसूची के अंतर्गत देखने को मिलता है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट हो जाएगा। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। प्रत्यक्ष निर्वाचन किसे कहते हैं? अभिजात वर्ग द्वारा प्रतिनिधि चुनना, निर्वाचक मंडल द्वारा प्रतिनिधि चुनना, जनता द्वारा प्रतिनिधि चुनना या इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, जनता द्वारा प्रतिनिधि चुनना ही प्रत्यक्ष निर्वाचन कहलाता है। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? रफी अहमद किदवई, शरद चंद्र बोस, के एम मुंशी या बेनेगल नरसिंह राव। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट हो जाएगा, बेनेगल नरसिंह राव जो थे ये संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला है भारतीय संविधान सभा के प्रारूप मसौदा समिति के अध्यक्ष। प्रारूप समिति के यानी ड्राफ्ट कमेटी के अध्यक्ष की बात करें तो ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को ड्राफ्ट कमेटी का यानी प्रारूप समिति का अध्यक्ष बनाया गया था। नेक्स्ट रहने वाला है आपका भारतीय संविधान के किस भाग को उसकी आत्मा की आख्या प्रदान की गई है? राज्य के नीति निर्देशक तत्व, संविधान के सभी अनुच्छेद, मौलिक अधिकार या प्रस्तावना। तो यहाँ पर अगर बात करें हम राइट आंसर की तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा भारतीय संविधान के मौलिक अधिकार को उसकी आत्मा की संख्या दी गई है संविधान के अनुच्छेद 32 के अनुसार। ठीक है, अनुच्छेद 32 भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 को डॉक्टर बी आर अम्बेडकर द्वारा भारतीय संविधान की हृदय और आत्मा के रूप में वर्णित किया गया है। नेक्स्ट रहने वाला है भारत एक गणतंत्र है, इसका क्या अर्थ है? इसका अर्थ है कि भारत में वंशानुगत शासन नहीं है। यहाँ पर राजा का बेटा राजा नहीं बनता है, चुनाव होते हैं और उस चुनाव से ही प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति सभी जो है लोकतंत्र में चुने जाते हैं। इसलिए भारत एक गणतंत्र है और यहाँ पे वंशानुगत शासन नहीं है। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला है
निम्नलिखित में प्राथमिक क्षेत्र किसे कहा जाता है? कृषि क्षेत्र, सेवा क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कृषि क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र बोला जाता है। प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत कृषि, वानिकी, मछली पकड़ना, खनन व उत्खनन ये सभी काम जो हैं वो अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला है, आरबीआई का मुख्यालय कहाँ स्थित है? कोलकाता, मुंबई, चेन्नई या दिल्ली? तो यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मुंबई, महाराष्ट्र। आरबीआई यानी रिजर्व बैंक इंडिया का जो मुख्यालय है वो मुंबई, महाराष्ट्र में है। स्थापना इसकी 1 अप्रैल 1935 में हुई थी। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला है, निम्न में कौन सी समिति बैंकिंग क्षेत्र के सुधारों से संबंधित है? नरसिंघम समिति, केलकर, एलसी गुप्ता या चक्रवर्ती? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा, नरसिम्हन समिति। नरसिंघन समिति जो है वो बैंकिंग क्षेत्र के सुधारों से जुड़ी हुई एक समिति है और इसकी स्थापना 1991 में हुई थी। जी, चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला है 39 क्वेश्चन। भारत में 50 रुपए के करेंसी नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? आरबीआई गवर्नर, वित्त मंत्री, सचिव वित्त मंत्रालय या भारत के राष्ट्रपति? तो भारत के 50 रुपए का जो नोट है उसकी करेंसी पे भारत के गवर्नर, ऑप्शन नंबर आरबीआई गवर्नर, सॉरी आरबीआई के गवर्नर के हस्ताक्षर होते हैं। कमेंट में बताइएगा प्रेजेंट में आरबीआई के गवर्नर कौन है। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला है, प्रथम योजना आयोग के उपाध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू, गुलजारी लाल नंदा, आर के षणमुखम शेट्टी या जगजीवन राम? तो योजना आयोग कह लीजिए जो कि अब नीति आयोग है, इसके पहले उपाध्यक्ष जो थे वो गुलजारी लाल नंदा थे। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे आपका राइट हो रहा है और यहाँ पे 40 क्वेश्चन जो है वो आपके कंप्लीट हो गए हैं। ठीक है, तो कमेंट में ज़रूर बताना आपके 40 में से कितने क्वेश्चन जो हैं वो सही हुए हैं, आपका स्कोर क्या रह रहा है 40 में से। तो चलिए चलते हैं, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, टेक केयर एंड गुड बाय।